श्री जी अशोक कुमार, डायरेक्टर जनरल, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, श्री वेंकट फ्रॉम स्नाइडर, सौवी गोस्वामी, अपाक के पीछे पूरा सारी की सारी ताकत के रूप में, और आज के इस एक दिन के सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश में भाग ले रहे तमाम सारे हमारे सहयोगी अधिकारीगण, टेक्नोलॉजी से जुड़े बहुत सारे एक्सपर्ट्स और भी सम्मानित देवी एवं सज्जनों। मैं सामान्य तौर पे हिंदी में ही बोलता हूँ, इसलिए मैं आज भी हिंदी में बोलूँगा। वैसे अपाक की मैगजीन अंग्रेजी में है, तो आप उसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना संवाद हिंदी में ही रखता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बात करूँगा। सबसे पहले मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे बहुत गर्व है अपने मातृभाषा पे, और हमारी हम सबकी अपनी भाषा है जिसमें सब कोई, साधारण आदमी भी सब कोई समझ सकता है। देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये हमारी बात पहुँच सकती है, तो इसलिए मुझे उस भाषा में बात करने में गर्व महसूस होता है। सबसे पहले तो मैं सौवी को और पूरे टीम को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन विषय पर आज की ये कार्यशाला रखने के लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा और उन्हें बधाई भी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोनों शब्द जो आपने चुना है, दोनों क्या, तीनों शब्द, सस्टेनेबल भी, अर्बन भी और इनोवेशन भी, ये तीनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले तो अर्बन को लेता हूं। अर्बन, आपको मालूम है 2022 में हमारे देश की शहरी आबादी 50 करोड़ क्रॉस कर गई। लगभग 36% आबादी हमारे देश की शहरी इलाके में रहती है, और ये आबादी 2031 तक 60 करोड़ का फिगर क्रॉस कर जाएगी। और जो अनुमान है उसके मुताबिक 2051 तक जो हमारी जनगणना होगी तो ये आबादी हमारी 88 करोड़ को क्रॉस करेगी, और हम लोग मेजरली एक अर्बन पॉपुलेशन की कंट्री हो जाएंगे। हम छोटे थे तो हम पाते थे कि हिंदुस्तान की 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र को कम महत्व है। अर्बन एरिया जो है, दे आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारे देश को तेजी से विकास करना है, अगर देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ना है, तो अर्बनाइजेशन, जो दुनिया का एक्सपीरियंस कहता है कि अर्बनाइजेशन मस्ट है, उसके बगैर विकास तेजी से नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अर्बन एंड रूरल दोनों एक दूसरे पे संपूरक है, दोनों एक दूसरे को सर्विस करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रूरल एरिया का जो प्रोडक्शन है वो अर्बन एरिया में जाकर के वो एक नया उसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन होता है, और इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन के फुल रूरल एरिया को सर्व करता है। और ये दुनिया की ये अनुभव कहता है कि रूरल एरिया में धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होता है, अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वहां पे एक सिनर्जी बनती है। जो तमाम सारे फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सारे एक साथ एकत्रित होते हैं, और उसके नाते बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा किसी जमाने में हम लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा करते थे कि 2% का ग्रोथ होता है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 8% से ज्यादा की ग्रोथ कर रही है। उन तमाम सारी वैश्विक महामारी की चुनौतियों के बावजूद हमारे देश की अर्थव्यवस्था 8% ज्यादा ग्रोथ कर रही है, और ये 10% से और ज्यादा ग्रो करेगी। जैसे जैसे इसमें ये ग्रोथ होता है उससे और ज्यादा ग्रो करेगी। लेकिन इकोनॉमिक, जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन आवश्यक है, वो देयर इज नो फ्री लंच। इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो के लिए जो हमारी शहरी, जिस प्रकार से शहरों का तेजी से विकास होता है, आज लगभग 5000 शहर हैं पूरे देश में। हमारे प्रदेश में 762 शहर हैं। हमारे प्रदेश का बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन अर्बनाइजेशन के साथ साथ नए नए चैलेंजेस आते हैं। जो लोग अपनी, चाहे वो शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, व्यवसाय के बारे में, एक नई व्यवस्था को अपनाने के लिए पहुंचते हैं,
उन्हें तमाम सारी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। वो चुनौतियां होती हैं सामान्य अवस्थापना सुविधाएं, चाहे पीने का पानी हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसके एंटरटेनमेंट की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की, उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, हर एक जगह उसको चुनौतियां झेलनी पड़ती है। और सबसे बड़ा उसको आवास की व्यवस्था, वो और भी बड़ी उसको चुनौती होती है। आप सोचिए, दिल्ली में दिल्ली के एक तरफ कोई रहता है और दिल्ली के दूसरे तरफ वो काम करने जाता है, पूरा का पूरा सिटी कंजेस्ट कर जाता है। आज अगर दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा का डीएमआरसी का नेटवर्क नहीं होता तो सोच के एक बार देखिए, सिहरन हो जाती है। दिल्ली में लोग मूव नहीं कर सकते। इसलिए इन चुनौतियों से जूझने के लिए हमें नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, और वो तरीका पिछले 10 साल में बहुत अच्छे से ढूंढा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक राह दिखाया स्मार्ट सिटी का। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तब हमें समझ में भी नहीं आ रही थी कि आखिर स्मार्ट सिटी होता क्या है, क्योंकि मैं उस समय उसी मंत्रालय में था। मैं एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था अर्बन मंत्रालय में। हमें समझ में नहीं आता था कि स्मार्ट सिटी क्या होता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हमारे देश में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना है। लेकिन जो उसके बाद हमारी लर्निंग हुई और वो जो यात्रा चली, आज हमारा देश स्मार्ट सिटी के माध्यम से मिशन टू मूवमेंट, हम हर शहर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। और स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को जब लॉन्च किया था स्मार्ट सिटी मिशन विज्ञान भवन से, तो उन्होंने 1-2-3 शब्दों में कहा था, स्मार्टनेस क्या है? गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। जो अभी वेंकट बात कर रहे हैं, आप तो इलेक्ट्रिसिटी, आप पावर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सारे सेक्टर्स के बारे में बात करता हूं। पावर ही नहीं, पावर भी हो सकता है। हमारे अशोक जी अभी पानी वाटर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, कोई हो सकता है एंटरटेनमेंट की बात करे, कोई हेल्थ की बात करे, कोई शिक्षा की बात करे, कोई ट्रांसपोर्ट की बात करे। हर एक सेक्टर में गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कुछ संभव नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेक्नोलॉजी का ऐसा लेयर हो जिसके उससे आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ये हमारी स्मार्ट सिटीज की लर्निंग है। कैसे हम जितना है उससे अधिक से अधिक लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हमारी लर्निंग है। कोविड का जो चैलेंज था, कोविड के दौरान कैसे हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से अपने हाइजीन के बारे में, वाटर के बारे में, सीवर के बारे में, हर चीज को हम कैसे मैनेज कर पा रहे थे। बैठे बैठे एक स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी व्यवस्था शहर को देख सकते थे। इनफैक्ट मैंने, जब मैं वहां पे अर्बन एंड हाउसिंग का सेक्रेटरी था, मैंने कहा हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है ये शहर का नर्व्स एंड ब्रेन है। सिस्टम्स उसको, चीजों को कैप्चर करता है और उसका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और सही जगह उसका उपयोग करता है। ये हमारा स्मार्टनेस है, और स्मार्टनेस मतलब सस्टेनेबिलिटी। लेकिन कई लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मार्टनेस का मतलब है केवल सस्टेनेबिलिटी का मतलब टेक्नोलॉजी। ये बहुत लोगों को दूर भी कर देता है। कई बार ऐसा है, जब बहुत ज्यादा हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि केवल टेक्नोलॉजी है, इसमें केवल, अगर जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक सिस्टम स्मार्ट नहीं बनेगा, तब तक सिस्टम सस्टेनेबल नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं। जो मेरी लर्निंग हुई स्मार्ट सिटी को रन करने में, या पूरे की पूरी जो अर्बन के तमाम सारे मिशन, नेशनल मिशन में चलाने हुए जो मेरी लर्निंग हुई, वो लर्निंग थी, और ये हमने माननीय प्रधानमंत्री से सीखा। तो आज हम उत्तर प्रदेश में इसको बहुत तेजी से लागू कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरत है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी। लेट मी पुट इट अदरवाइज, उल्टा में लेके चलता हूं। सबसे पहले सोशल सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है कि जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट लोग उसको ओन करें, लोग उसके साथ जुड़े। नहीं तो हमारे यहाँ जो वाटर के प्रोजेक्ट होते थे, मैं पहले उत्तर प्रदेश में मैं प्रमुख सचिव नगर विकास हुआ करता था। जब जेएनयूआरएम का प्रोग्राम चलता था, उस प्रोग्राम को मैं बहुत, उत्तर प्रदेश उस जमाने में जब मैं प्रमुख सचिव नगर विकास होता था, जब हम जाते थे भारत सरकार का जो अर्बन मिनिस्ट्री में जाते थे और वहां पे चीज सेक्शन करके आते थे, लगता था यूपी बहुत तेजी से काम कर रहा है।
अब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो हमें लगता है कि JNNURM में हम जो काम करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर करते थे, पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, हम उसको पानी के कनेक्शन दे रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें हम उसको केवल हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगते थे। लेकिन अब हमें जब अमृत 2.0 आया तो हमारा जो है फोकस बिल्कुल बदल गया। एक सस्टेनेबल शहर बनाने की बात हुई कि पानी हमारे लिए केवल वो पाइपलाइन नहीं है, पानी हमारे लिए केवल वो बड़े बड़े हमारे टैंकर्स नहीं है, अंडरग्राउंड टैंकर्स नहीं है, वो हमारा जो राइजिंग मैन नहीं है। पानी हमारे हर घर को शुद्ध पानी पहुंचाना है, और शुद्ध पानी ऐसा पहुंचाना है जो ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7, जिससे से कम पानी में हम अधिक से अधिक लोगों की सर्विस कर सकें। तो हमारा फोकस आउटकम हो गया कि कैसे लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य पानी के माध्यम से दे सकते हैं। ये हमारा फोकस सस्टेनेबिलिटी हो, मेकिंग द सिटी सस्टेनेबल, क्योंकि बहुत सारे शहर पानी के बगैर मर गए। अभी अशोक जी ने बात की, जो इंटरनेशनल रिवर डे की बात की, जो कि चौथा 2005 में शुरू किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, 2005 में शुरू किया गया। और हमारा हर साल के सितंबर का अंतिम जो रविवार होता है वो वर्ल्ड रिवर डे होता है। और इसको हमारा प्रदेश से ज्यादा कौन जानेगा। हमारा प्रदेश में तो, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नदियों का जाल बिछा हुआ है, और वो सारी की सारी पेरिनियल रिवर्स हैं। बहुत सारी जगह तो नदियां है लेकिन पेरियल नहीं। हमारे यहाँ तो नदियों का जाल वो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, जो कि हमेशा 12 महीने वहां पे पानी रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी पानी बहुत सारी नदियों से खत्म हो गया, बहुत सारी नदियां हमारी मर गई। नदियां क्यों मरी? क्योंकि लोग नदियों से दूर हो गए, नदियों में लोग कूड़ा फेंकना चालू कर दिया। नदियों को जो सस्टेन करने की जरूरत थी, तो नदी तो हमारे लाइफ लाइन है। हमारी खेती हो, चाहे हमारे लोगों को पीने का पानी हो, हमारे खेत के लिए हो, कल कारखाने के लिए, उससे पानी की बहुत आवश्यकता है। लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होती, बहुत सारी नदियां मर गई। लेकिन खुशी की बात है कि आज नदियां फिर से जीवित हो गई। नदियां आज बहुत तेजी से, उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा नई नदियां जो है, जो खत्म हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, उनके बारे में कहानियां पढ़ते थे, उसके बारे में लोरी पढ़ते थे, लेकिन आज वो नदियां फिर से जीवंत हो चुकी है। इसके बारे में एक उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक हापुड़ जनपद के नीम नदी की बात की थी, कैसे वो नदी खत्म हो गई थी। और लोगों ने, पब्लिक ने मिल करके, चाहे मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से हो, उसमें हमारा फाइनेंशियल 15 फाइनेंस कमीशन या हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हो, लोगों के श्रमदान के माध्यम से आज वो नदी में पूरा लबालब पानी बना। और ऐसे ही बहुत सारी नदियां हमारे बुंदेलखंड में, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां, 50 से ज्यादा नदियां हमारी वापस फिर से वो जीवंत हो चुकी हैं। और लोग जब उसके साथ जुड़ गए, तो नदियों में पानी हमेशा बना रहेगा। तो समय के साथ जब हम लोग भूल जाते हैं, जब लोगों को दूर कर देते तो चीजें खत्म हो जाती। ऐसे हमारे तमाम सारे पोखरे, तमाम सारे हमारे तालाब मर चुके थे। मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव का पोखरा, जिसमें मैं बचपन में स्नान किया करता था, जाकर के वहां लोग तैरा करते थे। हम जाके वहां से मिट्टी, उसकी मैंने पोखरे की मिट्टी उठा निकाल के लाते थे, खिलौने बनाने के लिए लाते थे, इतनी बढ़िया मिट्टी हुआ करती थी। वो पोखरा खत्म हो गया था। जब बारिश होती थी तो थोड़ा मोड़ा पानी आता था। आज मेरे गांव के पोखरे में आज वो अमृत सरोवर है। हमारे गांव के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे बना हुआ एक अमृत सरोवर, उसके पास में एक अमृत वन बना हुआ है, और वहां लोग दोबारा फिर से स्नान करते, उसे घाट बन गया, वहां लोग पूजा पाठ करना चालू किए। वो फिर से जीवंत हो चुका, वो सस्टेनेबल हो चुका, क्योंकि लोगों के साथ हमने उसको जोड़ दिया। जब तक हम लोगों के साथ नहीं जोड़ेंगे, सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। और ये हमारी लर्निंग है स्मार्ट सिटी में नहीं, बल्कि हर एक नेशनल अर्बन मिशन जितने हमने चलाया, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन, आज स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है, तो स्वच्छता के बारे में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण, कैसे हर कोई उसके साथ जुड़ गया। स्वच्छता केवल ये टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल सफाई करना, झाड़ू लगाना सफाई नहीं है केवल स्वच्छता, बल्कि स्वच्छता बिहेवियरल चेंज है। और बिहेवियरल चेंज तब होगा जब लोग उसके साथ जुड़ेंगे। तो पूरा का पूरा कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के साथ जोड़ने का, जो हमारे अमृत का प्रोग्राम था, अमृत के प्रोग्राम में लोगों के जोड़ने की आपकी क्या जरूरत है। केवल हमें पाइपलाइन नहीं लगाना, बल्कि पाइपलाइन के साथ आवश्यक इंश्योर करना है कि लोगों को पानी पहुंचे, लोग उसको शुद्ध पानी का उसको भाव लें, और उस पानी को लोग नुकसान न करें।
जो हमारा पानी, जो सस्टेनेबिलिटी का जो सबसे बड़ा मंत्र है, वो मंत्र है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। कैसे हम अपने जो हम अपने जितना सारा प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि नेचर हैज गिवन अस एनफ टू सर्व आवर नीड बट नॉट आवर ग्रीड। जो हमारी जरूरत है, हमारे कबीर दास ने क्या कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। यानी ये हमारी संस्कृति है, हमारे बहुत सारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं कि भगवान मुझे उतना दो जो हमारी आवश्यकता है, और मैं इस नेचर को हमारे वैदिक मंत्र में, ऋचाओं में हम इसको जो लेकर के अपने नेचर को सस्टेनेबल बनाने के लिए, जिससे कि हर जीव जंतु जितने भी सारी इस प्रकृति के भाग है सब एक साथ सस्टेनेबल चल सके। तो सबसे पहला आवश्यक हमारा सस्टेनेबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी के पहले लोगों का उसके साथ जुड़ाव। हर कार्यक्रम के साथ जब तक लोगों को नहीं जोड़ेंगे, जब तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक हम स्लम्स में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे। आज देश में करोड़ों मकान बन गए स्लम्स के बारे में, लोगों के घर घर में शौचालय बन गए। देखिए कि कितना ज्यादा परिवर्तन आ गया। तो जब तक सब तक लोगों को हम लोग एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं करेंगे, अंतिम आदमी तक हर आदमी के भाव को नहीं सोचेंगे, तब तक हम डेवलपमेंट अपना सस्टेनेबल नहीं कर सकते। दूसरा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि जितना हम लोग रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, जो हमारी थोक करने की आदत पड़ गई है, एक फिजिकल वर्ल्ड में जो इस प्रकार के हमारे परिवर्तन आ गए, जो हम बहुत सारी चीजें सिस्टम को पोल्यूट करते हैं। आज हमारे देश में एक चैलेंज दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य लेकर के चला कि 2070 तक हम इसको कार्बन फुटप्रिंट अपनी जीरो कर देंगे। कार्बन फुटप्रिंट जीरो कौन करेगा? हम लोग सब सारे के सारे मिलकर के करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक आह्वान किया, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। इनफैक्ट हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी ही थी। हमारे देश में हमारे लोगों की लाइफ स्टाइल आप सोचिए, पहले आप एक यूज करता था, फिर दूसरा यूज करता था, फिर तीसरे रूप में यूज करता था। उसी चीज को हम कैसे कैसे उसका उपयोग उस अंत तक, और फिर बाद में फिर से वो साइकिल हो गया। यही नेचर का नेचर है, चीजों को साइक्लिक रूप में चलना, उसको एक चक्रानुक्रम में चलते रहना। तो वो हमारे लिए आवश्यक है कि हम कैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करें। और तीसरा जो लेयर है वो है टेक्नोलॉजी का। कैसे नवाचार, कैसे हम नए नए किस्म के टेक्नोलॉजिकल नए प्रोसेसेस, नई व्यवस्थाएं हम ऐसे कैसे क्रिएट करें, जिसकी बात एक उसका चर्चा जो वेंकट ने किया, उसके बारे में अशोक ने भी बात की। आज हमारे देश में नवाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यंग बच्चे, जब मैं आईआईटी में पढ़ता था तो हम लोग आईआईटी में पढ़ करके बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। आज आईआईटी के पढ़े हुए बच्चे जो है नए नए इनोवेशन, नए नए स्टार्टअप्स, नई चीजें जो हमारी कैसे हमारी जरूरतों को, ह्यूमन नीड्स, मेकिंग लाइफ इजियर, मेकिंग ह्यूमन लाइफ इजियर, मेकिंग बिजनेस प्रोसेस इजियर, उसको करने में जुड़ जाते हैं। और उसमें दे सी देयर बिजनेस, दे सी देयर इकोनॉमिक सेंस, दे सी देयर फ्यूचर। आज इतनी सारी नई नई चीजें भी बाहर वहां पे दिखाई जा रही थी। स्नाइडर का दिखाया, और भी लोगों का मैंने वहां पे देखा, बाहर देखा। इतनी सारी नई नई चीजें हो गई हैं, और हर चीज के पीछे एक उद्देश्य है कि कैसे ह्यूमन लाइफ को आसान किया जाए। और ह्यूमन लाइफ को आसान करने में दैट बिकम्स योर इकोनॉमिक एंटिटी, वो आपका बिजनेस बन जाता है। जो हमारा स्वच्छता का जो हमारा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन, ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारा जो अमृत का जो वाटर के बारे में, जल जीवन मिशन का, इसका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इसका एक मेजर कंपोनेंट है। और वो इनोवेशन किस बात के लिए? वो इनोवेशन इस बात के लिए कि कैसे हम कॉस्ट को कम करेंगे, ताकि अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव रहेगी, ताकि हम इंक्लूसिविटी इसको बेहतर करेंगे, जिससे कि हम इसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे, जिससे कि हम लास्ट पॉइंट तक इसको जो सर्कुलर यूज करके, जो आपने एक एग्जांपल दिया, जो चेन्नई के बारे में एक एग्जांपल दिया, सूरत के बारे में आपने एग्जांपल दिया, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एज अर्बन सेक्रेटरी में देखा करता था इसको, जो है ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। और वही नहीं, आज हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में काफी बड़ी मात्रा में हमारा वाटर रीयूज हो रहा है। बहुत सारे जगह, न केवल आप पहले तो हमारे दिमाग में आता था कहाँ यूज करते, केवल हॉर्टिकल्चर में नहीं, आज हॉर्टिकल्चर में यूज हो रहा है। हमारा
कल कारखानों में यूज हो रहा है, हमारा पानी का उपयोग हो रहा है, हमारा इसमें पावर सेक्टर में इसका पानी का उपयोग हो रहा है, रोड सेक्टर में इसका पानी का उपयोग हो रहा है, बहुत सारी जगह उसका उपयोग हो रहा है, ताकि उतने से हम फ्रेश वाटर को कम कर रहे हैं, उसका उपयोग हम कम कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इज नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, लेट्स नॉट कंफ्यूज। टेक्नोलॉजी इज ओनली एन इनेबलर, टेक्नोलॉजी इज ओनली एन इनेबलर, टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजेशन, but sustainability requires to change our habits. जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी इज बिल्डिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों के अंदर इस बात की अवेयरनेस बिल्ड करना, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. और ये सब कुछ चीजें आज हमारे देश में बहुत तेजी से हो रहा है. जो लोगों का जिस प्रकार से बिहेवियरल चेंज हो रहा है, वो बहुत परिवर्तन हो रहा है. इनफैक्ट जो आपके हाउसिंग सेक्टर में कमाल का चेंज हुआ है, हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया था, और इतने किस्म किस्म के हाउसिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं कि कैसे आप क्या करें कि हीट इंपैक्ट कम हो, क्या करें कि कोल्ड इंपैक्ट कम हो, क्या मैंने ऑल दीज आर फॉर सस्टेनेबिलिटी. क्या करें कि हमारी उसकी जो लाइफ बढ़ जाए. जब लाइफ बढ़ेगी तो उतनी हम कम से कम उसको जो हमारा उतना कम डिप्लीशन होगा, रिसोर्स का डिप्लीशन होगा. इतने सारे परिवर्तन, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं. और भारतीय मनीषा, मुझे जैसा लगता है कि वो हमारी जो पुरानी प्राचीन वैदिक मनीषा हुआ करती थी, सारे हमारे जो ऋषि मुनि जो सोच सोच करके इतनी सारी चीजें किया करते, एक बार दोबारा हिंदुस्तान जग चुका है, हिंदुस्तान जग रहा है और बहुत तेजी से. और वही हमारी जो आज जो हिंदुस्तान में जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश को 2047 तक विकसित देश बनाएंगे, ये अमृतकाल, एक गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें हम इसको लेकर के चलेंगे. या हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं हमें कि इसको जो है एक लक्ष्य देकर रखा है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे. हम हर सेक्टर को ग्रो करेंगे, और जब सेक्टर को ग्रो करेंगे, ग्रोथ विद इन्वायरमेंट, ग्रोथ विच इज सस्टेनेबल, growth which is long term, which will be with the people, for the people, by the people, सारे के सारे लोगों को साथ जोड़ करके तब वो जो ग्रोथ होगा, वो ऐसा ग्रोथ है जो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, शाश्वत ग्रोथ होगा. और यही मैं समझता हूं कि आपका जो सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन का जो आपका जो ये कन्क्लेव है, मैं समझता हूं कि आज पूरे दिन भर के डिस्कशन में ऐसी बहुत सारी बातें निकलेंगी जो उपयोगी होंगी प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो उपयोगी होंगी टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए. उनको इंसाइट मिलेगी कि हम क्या करें, टेक्नोलॉजी का करें कि जिससे कि माध्यम से हम लोगों को इसके साथ जोड़ सके, जिससे कि हम जो हमारा लक्ष्य है बाई 2070 जीरो कार्बन इम्प्रिंट, हम उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सके. मैं सौवी गोस्वामी जी को और आपकी सारी टीम को एक बार दोबारा धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं एक अच्छे विषय पर आपको कार्यशाला करने के लिए. और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि पूरे दिन भर का डिस्कशन एक एंगेजिंग डिस्कशन होगा, एक फ्रूटफुल डिस्कशन होगा. कुछ ऐसी नई चीजें निकल करके आएंगी जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, आगे के लिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होंगी. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.